आप देख रहे हैं शापित कथाएं दीपक के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं के नए एपिसोड में। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। सुनीता आज पानी भरने अकेले ही जा रही थी। शाम के लगभग 6:30 बज रहे होंगे। सुनीता ने अपने पड़ोस में सबसे पता किया। सब लोग पानी भर के ले आए थे और सुनीता आज दिन भर से घर पर नहीं थी। मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने गई हुई थी, इसलिए वो आज उन सब के साथ पानी भरने नहीं जा पाई थी। पानी लेने थोड़ा दूर जाना पड़ता था, इस वजह से सुनीता वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा भी हो गया था। लेकिन सुनीता पहुँचकर अपने मटके में पानी भरा और उसको लेकर घर की तरफ चलने लगी। सुनीता लगभग थोड़ा दूर ही गई होगी कि उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है या उसका पीछा कर रहा है। सुनीता जैसे ही पीछे पलटी तो पीछे कोई नहीं था। सुनीता ने मन ही मन कहा, लगता है ये मेरा कोई वहम होगा। इसलिए सुनीता ने इस पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और वो अपने रास्ते चल रही थी। अंधेरा भी काफ़ी होने लगा था, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सुनीता को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है और इस बार उसने सुनीता के कंधे पर हाथ भी रखा था। सुनीता को अब उसके सांस लेने और दिल के धड़कन की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। सुनीता बहुत डर गई थी, इसलिए उसने बिना रुके चलते ही चलते और बिना पीछे देखे डरते हुए कहा, कौन कौन हो तुम? सुनीता पूरी जान से चीखी, लेकिन सुनीता को उसका कोई जवाब नहीं मिला। सुनीता बिना रुके तेज़ी से कदम बढ़ा रही थी, लेकिन अब सुनीता को ऐसा एहसास हुआ कि जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था, अब वो हाथ सुनीता के चेहरे पर धीरे धीरे उंगलियां चला रहा था। सुनीता एकदम से रुकी, पीछे मुड़ी और मटका नीचे रखकर देखने लगी, लेकिन सुनीता की आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि पीछे दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस बड़ा खतरनाक अंधेरा हो गया था। सुनीता का घर भी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर था। सुनीता ने इधर उधर देखने के बाद जब कोई भी नज़र नहीं आया तो अपना मटका उठाया और उसे लेकर चल पड़ी। लेकिन सुनीता ने देखा आसपास तो कोई भी नहीं था, फिर भी कोई सुनीता का मटका लेकर भाग रहा था। रेगिस्तान में रेत ही रेत तो होती है, इसलिए जिधर वो भाग रहा था उधर बस रेत से भरी धूल उड़ रही थी। सुनीता भी उसी धूल में उसके पीछे भाग रही थी, रोते हुए चिल्लाते हुए, कौन हो तुम? रुको, अरे भाई कौन हो तुम? रुको, मटका छोड़ दो मेरा। सुनीता बिना रुके चिल्लाते हुए उसके पीछे लगातार भाग रही थी। तभी ऐसा लगा कि सुनीता का पैर किसी चीज़ से टकराया और सुनीता तुरंत ज़मीन पर गिर गई। रेतों से भरी धूल उड़ रही थी, इसलिए सुनीता को साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुनीता के पास उसका फ़ोन था। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जलाई और देखने की कोशिश करने लगी कि वो किस चीज़ से टकरा गिरी थी। जैसे ही सुनीता ने फ्लैशलाइट की रोशनी में देखा तो सुनीता के होश उड़ गए और सुनीता के मुंह से चीख निकल गई। उस रेगिस्तान में सुनीता की आवाज़ दूर दूर तक जा रही होगी। सुनीता इतनी तेज़ से चीखने चिल्लाने लगी क्योंकि सुनीता ने देखा जिस चीज़ से वो टकराई थी वो चीज़ सुनीता की ही जैसी एक कोई पड़ी हुई लड़की थी। उस लड़की से खून बह रहा था और बगल में वह मटका रखा हुआ था जो सुनीता भर कर घर ले जा रही थी। सुनीता ने लाइट में देखा कि उस लड़की के नाक और मुंह से खून निकल रहा था। चेहरा बिल्कुल कटा हुआ और वो ज़मीन पर पड़े पड़े तड़प रही थी। कुछ देर तड़पने और चीखने के बाद उसका शरीर शांत पड़ जाता है। सुनीता सामने खड़े ये सब देख रही थी कि अचानक कोई सुनीता के पीछे से आकर दोनों पैर पकड़ लेता है और सुनीता को उसी रेगिस्तान की रेतों में घसीटता हुआ ले जा रहा था। सुनीता चीख रही थी, चिल्ला रही थी और दर्द से कराह रही थी। सुनीता बस तड़प रही थी और लगातार एक ही बात कह रही थी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, छोड़ो जल्दी। ये बोलकर वो बड़ी ज़ोर से चीखती है और चीखने के कारण उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वो तो अपने बिस्तर पर ही लेटी हुई है। सुनीता समझ जाती है कि उसने कोई ख़तरनाक भयानक सपना देखा है, लेकिन सुनीता की सांसें अभी भी बहुत तेज़ चल रही थी। उसका गला सूखा जा रहा था और फिर वो अपने बिस्तर से उठती है और फ्रिज से पानी का बोतल निकाल कर पानी पीने लगती है। पानी पीने के बाद सुनीता बोतल फ्रिज में रख कर जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा बंद करती है तभी अचानक लाइट चली जाती है। सुनीता गुस्से में कहती है,
अरे यार, ये लाइट को क्या हो गया? सुनीता अंधेरे में ही अपने बिस्तर की तरफ जाती है और हाथ से टटोलते हुए अपने मोबाइल फ़ोन को ढूंढती है। तभी अचानक उसके हाथ किसी मुलायम चीज़ पर पड़ जाते हैं। सुनीता मन ही मन कहती है, ये मोबाइल तो नहीं है, फिर ये क्या है? तभी सुनीता को ऐसा महसूस होने लगता है कि उसकी उंगलियों को कोई ज़ोर से पकड़ कर दबा रहा है। एक बार फिर से उसकी चीख बड़ी ज़ोर से निकल जाती है। फिर उसी समय लाइट भी आ जाती है। सुनीता देखती है, वहाँ तो कोई नहीं है और पूरे कमरे में भी कोई नहीं था और सुनीता के कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि पिछले कई महीनों से सुनीता के साथ रोज़ ऐसी कोई ना कोई घटनाएं होती रहती थी, लेकिन सुनीता को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब वो किसको बताए, क्योंकि उसको पता था अगर वो किसी को भी बताती तो भी कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा और लोग उसे पागल कहेंगे। क्योंकि स्कूल में भी अक्सर सुनीता के साथ ऐसी घटनाएं कई बार हुई थी, इसलिए सुनीता रोज़ रोज़ ऐसी घटना के होने के कारण तंग आ चुकी थी और बहुत परेशान हो चुकी थी। सुनीता ऐसी परेशानी में आखिरकार उसने अपने मंगेतर राजेश को सारी बातें बताना सही समझा। 12वीं पास करने के बाद कुछ ही दिन पहले सुनीता की सगाई राजेश से हुई थी। उसके पहले वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। अगले दिन उसने राजेश को फ़ोन लगाया, लेकिन राजेश ने फ़ोन नहीं उठाया। सुनीता ने सुबह से लगभग 10-12 बार राजेश को फ़ोन किया होगा, लेकिन राजेश ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद सुनीता ने व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा और सेंड कर दिया, प्लीज़ कॉल मी। सुनीता और राजेश की लव स्टोरी भी बड़ी अजीब थी। इन दोनों की उम्र में लगभग 25 साल का अंतर था, लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चा प्रेम इन सब बातों की परवाह नहीं करता। राजेश और सुनीता के साथ भी ऐसा ही था। हालांकि सुनीता और राजेश के रिश्ते से सुनीता के घर वाले बिल्कुल खुश नहीं थे, वो इसके खिलाफ थे। सुनीता के घर वाले सुनीता को हर रोज़ समझाया करते थे कि वो सुनीता के लिए ठीक नहीं है। इस वजह से सुनीता के माता पिता और सुनीता के दोस्त सभी लोग सुनीता से बिल्कुल खुश नहीं थे। जब से राजेश ने सुनीता को प्रपोज़ किया और सुनीता राज़ी हो गई थी, मगर अब दोनों की सगाई हो चुकी थी, तो उसे किसी बातों की परवाह नहीं थी। राजेश एक टीवी सीरियल में काम करता था, लाखों फ़ैन थे उसके लिए लड़कियां अपना दिल हाथ में लेकर तैयार रहती थी। 5 ही महीने में राजेश और सुनीता इतने ज़्यादा करीब हो गए कि दोनों ने शादी करने का फ़ैसला ले लिया। राजेश ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, क्या करता है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, बस। सुनीता ने कहा, मैं भी राजेश अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लेकिन सुनीता के बार बार फ़ोन करने के बाद भी राजेश का फ़ोन नहीं आया। सुनीता समझ चुकी थी कि शायद राजेश कोई शूटिंग में बिज़ी होगा। और तभी उसी रात की बात है, सुनीता सोने जा रही थी, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की स्क्रीन पर राजेश लिखा हुआ था। और तभी उसी रात की बात है, सुनीता सोने जा रही थी, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की स्क्रीन पर राजेश लिखा हुआ था। उसने तुरंत फ़ोन उठा लिया और फ़ोन में राजेश पर बरसते हुए बोली, मिल गया तुम्हें टाइम? तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है मेरे लिए। सुबह ही कॉल किया था, लेकिन तुम्हें तो कोई होश नहीं है और मेरी कोई परवाह भी नहीं है। लगातार बिना रुके सुनीता बोल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। राजेश शांति से सारी बात सुन रहा था, लेकिन उसके बाद राजेश ने बोला, यार तुम तो जानती हो ना मेरा काम। राजेश की बात सुनकर सुनीता ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस यही डर है कि कहीं तुम इस काम के चक्कर में मुझे एक दिन भूल तो नहीं जाओगे, क्योंकि जब देखो तुम्हारा काम काम काम, बस काम रहता है। तुम एक दिन मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे इस काम के चक्कर में। राजेश ने फिर कहा, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें ना ही कभी भूलूंगा और ना ही कभी छोड़ सकता हूँ। खैर छोड़ो, सुनो ना, आज मिलने का बहुत मन कर रहा है। सुनीता ने जवाब देते हुए कहा, इतनी रात को? मैं रात को कैसे मिलने आऊँगी, मम्मी पापा मना करेंगे। राजेश ने फिर कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? वैसे भी हम अक्सर रात में ही मिलते हैं ना। सुनीता ने कहा, ठीक है, और वैसे भी डर की कोई बात नहीं है, तुम साथ में हो तो मुझे डरने की कोई बात ही नहीं है। दोनों की बातें चल ही रही थी। दोनों ने कहा कि चलो पास वाले रेस्टोरेंट में मिलते हैं। राजेश और सुनीता अक्सर रात में ही मिला करते थे, क्योंकि राजेश को रात में ही टाइम मिलता था। दिन भर वो शूटिंग में बिजी रहता था और सुनीता दिन में कॉलेज में रहती थी।
सुनीता अपने घर से बाहर आई और उसने स्कूटी निकाली और अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी। पर उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। सुनीता ने सोचा कि ये क्या हुआ, अभी तक तो ठीक थी, अभी 4 ही दिन तो हुए हैं इसको लिए हुए, इसे क्या हो गया। कई बार कोशिश करने के बाद भी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। ऐसे ही समय भी निकला जा रहा था। अब लगभग 10 बज चुके थे। उसने फ़ोन निकाल कर राजेश को फ़ोन लगाना चाहा लेकिन फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। सुनीता ने कई बार फ़ोन ट्राई किया लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर उसने स्कूटी को घर के अंदर ही खड़ा कर दिया और बाहर सड़क पर आ गई। बड़ी देर तक खड़ी थी लेकिन कोई गाड़ी या ऑटो नज़र नहीं आ रहा था। लगभग 15 मिनट बाद उसने देखा दूर से एक ऑटो आ रहा था। सुनीता ने ऑटो को हाथ देने की कोशिश की लेकिन ऑटो वाले ने शायद देखा नहीं तो वो रुका भी नहीं और शायद पहले से ऑटो में कोई सवारी थी। सुनीता मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ। पहले स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई और फ़ोन भी नहीं लग रहा था और अब सड़क पर कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही है। तभी उसने देखा एक ऑटो वाला आया और सुनीता के पास आकर रुक गया। ऑटो वाले ने कहा, मैडम जी कहाँ जाना है। सुनीता ने कहा, अरे आगे रेस्टोरेंट तक ही जाना है भैया, चलोगे क्या। इतना कहकर सुनीता ऑटो में बैठ गई लेकिन ये क्या, सुनीता के बैठते ही ऑटो बंद हो गया। ऑटो वाले ने लाख कोशिश कर ली लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। तभी सुनीता ने टाइम देखा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 11 बज चुके थे रात के। सुनीता ने एक बार फिर से राजेश को फ़ोन ट्राई किया लेकिन फ़ोन अभी भी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर ही बता रहा था। सुनीता ने सोचा अब मैं पैदल ही रेस्टोरेंट तक जाऊंगी। लगभग 3 किलोमीटर की दूर था रेस्टोरेंट। सुनीता ऑटो से उतरी और पैदल चलने लगी लेकिन ऑटो से उतरते ही सुनीता ने देखा कि ऑटो स्टार्ट हो गया। तभी ऑटो वाले ने आवाज़ मारी, मैडम जी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, आ जाओ। पता नहीं क्या हो गया था इसमें, पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही थी। सुनीता भी वापस आते हुए तुरंत ऑटो में बैठ गई लेकिन उसके बैठते ही ऑटो फिर बंद हो गया। इस बार भी ड्राइवर ने बहुत कोशिश की लेकिन जब तक सुनीता ऑटो में बैठी रही तब तक ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ और जैसे ही सुनीता ऑटो से उतरी ऑटो तुरंत फिर से स्टार्ट हो गया। अब की बार ऑटो ड्राइवर सुनीता पर चिल्लाते हुए बोला, पता नहीं कहाँ से ये अशुभ लोग आ जाते हैं, जाओ यहाँ से, तुम पैदल ही जाओ, तुम इसी लायक हो। इतना कहकर ऑटो वाला गाड़ी लेकर चला गया और सुनीता मन ही मन अपने आप को कोस रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर छोड़ो, अब मैं पैदल ही जाऊंगी। इतना कहते ही सुनीता उस रात के अंधेरे में लगभग 11:30 बज रहे होंगे पैदल ही जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट की ओर जा रही थी। रेगिस्तान में आसपास कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। रात, बस रात। सड़क पर सुनीता के कदमों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी और कभी कभी इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही थी लेकिन अब सुनीता किसी गाड़ी वाले को हाथ देने को तैयार नहीं थी। वो पैदल ही लगातार चली जा रही थी। सुनीता वो लगभग थोड़ा ही दूर गई होगी, उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सुनीता ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा लेकिन पीछे तो कोई भी नहीं था। सुनीता को डर तो बहुत लग रहा था लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, वापस घर की तरफ जा भी नहीं सकती थी क्योंकि इतना चलकर इधर आ गई थी। उतना ही उसको पीछे जाना पड़ता रेस्टोरेंट की ओर। वो रेस्टोरेंट की ओर लगातार चल रही थी और बार बार राजेश को फ़ोन लगाने की कोशिश भी कर रही थी पर अब पता नहीं क्या हुआ। राजेश का फ़ोन अभी तक नेटवर्क क्षेत्र के बाहर ही बता रहा था। सुनीता गुस्से में चली जा रही थी। अभी थोड़ा दूर और गई होगी तभी सुनीता की सैंडल टूट गई। अब सुनीता ने मुड़कर सैंडल की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं आज ऐसा क्यों लग रहा है, कोई शक्ति है या फिर कोई चीज़ है जो मुझे राजेश से मिलने से रोकना चाह रही हो। सुनीता के दिमाग में सब यही बातें चल रही थी कि पहले मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई और फिर मैं ऑटो में बैठी तो ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था और अब इस सैंडल को भी अभी ही टूटा था। वो यही सोच रही थी। तभी एक कार आ रही थी। उसकी हेडलाइट सुनीता की आंखों में इतनी तेज़ी से लग रही थी कि सुनीता की आंखें उस समय मानो चौंधिया गई हों। उसको कार ड्राइवर पर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन अचानक कार की हेडलाइट बंद हुई और सुनीता की नज़र कार की नंबर प्लेट पर पड़ी तो सुनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो कार राजेश की थी। सुनीता भागते हुए कार के पास गई। राजेश ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कार का दरवाज़ा खोला और फिर दोनों प्रेमी निकल पड़े रात के अंधेरे में। सुनसान सड़क पर सुनीता का गुस्सा तो आ ही रहा था लेकिन राजेश ने सुनीता को मनाते हुए कहा, जानती हो सुनीता, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है।
सुनीता हंसते हुए बोली, अरे वाह, सरप्राइज। राजेश ने फिर कहा, सुनीता, मैंने तुम्हारे लिए एक बंगला खरीदा है। शादी के बाद हम दोनों वहीं रहेंगे। क्या तुम देखना चाहोगे उस बंगले को? उसके बाद राजेश सुनीता को उस बंगले में ले गया। दोनों बंगले के अंदर गए, लेकिन सुनीता को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो पहले यहाँ कभी आ चुकी है। सुनीता ने राजेश से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो उस बंगले में हर जगह घूम घूम कर देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ याद आ रहा हो, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। सुनीता सोच रही थी कि शायद मैं यहाँ इस जगह को पहले बहुत अच्छी तरीके से देख चुकी हूँ, पर मैंने इसे कब देखा? मैं तो यहाँ कभी आई भी नहीं हूँ। वो इसी उधेड़-बुन में थी। सुनीता घर के पीछे की तरफ चली गई, पर पता नहीं सुनीता को क्या लगा, सुनीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राजेश तुरंत भागते हुए आया और उसने कहा, सुनीता, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों अकेले में पीछे आकर रो रही हो? क्या देख लिया तुमने सुनीता? लेकिन सुनीता ने इतना ही कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। सुनीता ने कुछ नहीं बताया राजेश को, और फिर राजेश सुनीता का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से चढ़ता हुआ उसे छत पर ले गया। राजेश सुनीता को छत दिखा रहा था और कह रहा था कि देखो कितना अच्छा नज़ारा है, यहाँ से कितना अच्छा लगेगा जब हम यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे। राजेश सुनीता को उस बंगले में ले जाने लगा जो उसने अभी ही लिया था, जिसमें वो और सुनीता रहने वाले थे। उसके बाद राजेश सुनीता को उस बंगले में ले गया और दोनों बंगले के अंदर गए, लेकिन सुनीता को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पहले भी कभी आई हुई है। सुनीता ने उस समय राजेश से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उस बंगले में हर जगह घूम घूम कर देखने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे सुनीता को कुछ याद आ रहा हो। पर पता नहीं क्यों सुनीता सोच रही थी, शायद मैं यहाँ इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पर मैंने कब देखा है इसे, और मैं यहाँ कब आई हूँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। सुनीता इसी उधेड़-बुन में थी। तभी सुनीता चलते चलते घर के पीछे गई और पता नहीं सुनीता को क्या हुआ, सुनीता घर के पीछे जाते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राजेश अंदर ही बैठा था और जैसे ही राजेश ने सुनीता के रोने की आवाज़ सुनी, वो तुरंत भागते हुए आया और उसने कहा, सुनीता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम? और क्यों यहाँ अकेले पीछे आई हो? क्या देखा तुमने? बोलो सुनीता। पहले तो सुनीता ने कुछ नहीं बोला, पर राजेश के बार बार पूछने पर सुनीता ने बस इतना ही कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। उस समय तो सुनीता ने राजेश को कुछ नहीं बताया और फिर थोड़ी देर बाद राजेश सुनीता का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से चलता हुआ छत पर ले गया। राजेश उसे दिखा रहा था कि छत के ऊपर से कितना अच्छा नज़ारा दिखेगा, लेकिन सुनीता जैसे जैसे उस घर के अंदर घूम रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ याद आ रहा है। लेकिन सुनीता ये भी सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो कभी इस बंगले में तो दूर की बात है, वो इस शहर के इस एरिया में कभी आई भी नहीं थी। छत पर जाते ही सुनीता ने आसपास नज़र दौड़ाई तो उसे आसपास की जगह भी जानी पहचानी लग रही थी। इसलिए इसके बाद सुनीता ने तुरंत राजेश से कहा, राजेश, मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ पहले भी कभी आई हुई हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ये घर भी बहुत जाना पहचाना लग रहा है। सुनीता की बात सुनकर राजेश ने कहा, नहीं सुनीता, तुम यहाँ कब आई हो? तुमको तो मैं पहली बार लाया हूँ यहाँ। तुम कैसे आ सकती हो यहाँ? तुम्हें ऐसे ही कोई वहम हो रहा होगा। सुनीता ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ आकर बहुत कुछ याद आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये जगह मुझसे जुड़ी हुई हो। वो दोनों छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सुनीता ने थोड़ी देर में फिर कहा, इस बंगले के दूसरी तरफ भगवान शिव का एक पुराना मंदिर भी तो है ना? सुनीता की बात सुनकर राजेश अपनी आंखें बड़ी करते हुए बड़ी हैरानी से बोलता है, तुम्हें कैसे पता? सुनीता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, राजेश, मुझे इस घर से जुड़ी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं और मुझे ये भी पता है कि इस घर में किचन की सीढ़ियाँ राइट साइड पर हैं और मुझे ये भी पता है कि इस घर में बाथरूम कहाँ पर है। राजेश अपनी आंखें बड़ी करके बड़ी हैरानी से देख रहा था। तभी सुनीता अपनी जगह से उठकर थोड़ा दूर रेलिंग के पास गई और एकदम से चिल्लाते हुए बोलने लगी, पर इस बार सुनीता की आवाज़ बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। सुनीता ने रेलिंग के पास से ही कहा, राजेश, 23 साल पहले तुम्हारे साथ ही तो रहती थी मैं यहाँ पर, भूल गए क्या? राजेश, तुमने पहले तो मेरे साथ प्यार का नाटक करके अपने मकसद के लिए शादी की, उसके बाद तुम्हारा मकसद पूरा हो गया
तो फिर तुमने इसी छत पर मेरे साथ क्या किया था? भूल गए क्या तुम राजेश? इस आवाज़ को राजेश बहुत अच्छी तरीके से पहचानता था। ये आवाज़ नीतू की थी। राजेश के माथे से अब पसीना निकलने लगा था। राजेश बहुत घबराया हुआ था। राजेश थोड़ा पीछे हटकर डरते हुए बोला, नीतू तुम कैसे आई? तुम तो मर गई थी ना? फिर? सुनीता ने फिर उसी बदली हुई आवाज़ में राजेश को जवाब देते हुए कहा, हाँ राजेश, तुमने तो मुझे अपनी ज़िंदगी का एक कांटा समझ लिया था और उस रात तुमने उस कांटे को भी हटा दिया था। लेकिन मुझे तुमसे अपना हिसाब भी तो चुकता करना है, क्योंकि तुमने मेरी हत्या की और अपने पावर के दम पर उस हत्या को आत्महत्या में साबित करवा दिया। इसलिए मुझे तो आना ही था। तो फिर मैंने सुनीता के रूप में पुनर्जन्म लिया, तुझसे बदला लेने के लिए। राजेश, तुझे तो तेरे किए की सज़ा मिलकर ही रहेगी। राजेश, अब तुझे तो मरना होगा और तू मरेगा। सुनीता की बात सुनकर राजेश डरता हुआ माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, नीतू माफ़ कर दो मुझे, छोड़ दो, मुझसे नीतू गलती हो गई थी। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मुझे माफ़ कर दो। सुनीता यानी नीतू ने कहा, तूने छोड़ा था मुझे? तूने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया था। बातें करते करते छत से नीचे धक्का दे दिया था, तो मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ? इसलिए तो मैं दोबारा दुनिया में आई हूँ कि तुझे तेरे किए की सज़ा दे सकूँ। उसके बाद राजेश डरता हुआ पीछे की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो सीधा ऊपर से नीचे गिरने लगा। राजेश छत से सीधा नीचे ज़मीन पर गिरा और चीखता चिल्लाता तड़पता हुआ अपना दम तोड़ दिया। अब राजेश की हालत वैसी हो गई थी जिस हालत में नीतू की मौत हुई थी। उसी हालत में राजेश भी आज मारा गया और इसके साथ ही नीतू का बदला पूरा हुआ और साथ ही सुनीता के पिछले जन्म के रहस्य से पर्दा उठ गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।